तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टार्क क्या है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जस्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसके साथ कुछ हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो आज का लेक्चर रहेगा कि रिलेशनशिप क्या है एंगुलर मोमेंटम और टार्क के बीच में, ये हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये चीज भी देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है, इस चीज को पढ़ना है। फिर एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चंस भी करेंगे, और इसके बाद हमारा रहेगा क्या, एप्लीकेशंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एप्लीकेशन आपके बुक में दिए हुए, तो उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बनिए रहेगा। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन व्हाट। सर वैसे हमारे भी रिलेशन होते हैं, तुम्हारे रिलेशन छोड़ें, अब ये रिलेशन देखें। रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इनके बीच में हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए रिलेशन क्या है। तो आप जानते हो कि जब भी कोई एक्सटर्नल टार्क लगता है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए थे पिछले वाले लेक्चर में। रिवाइज करो उस लेक्चर को, देखो उसका उसके साथ बहुत डीपली मतलब ताल्लुक है उसके साथ। जब तक पिछला लेक्चर आपको नहीं आता, मतलब एंगुलर मोमेंटम किस वजह से काज होता है या क्या वजूहात होते हैं, वो चीज समझ नहीं आ रही, तो ये चीज काफी आपके लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्यों होता है। कि एंगुलर मोमेंटम बच्चों आता है किसकी वजह से, कोई भी बॉडी रोटेट करते वक्त, जैसे फोर्स लगाते वक्त, फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी बॉडी के अंदर कौन क्या लाने के लिए, लीनियर मोशन लाने के लिए। सेम उसी तरह किसी बॉडी पर टार्क ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन लाने के लिए। कि जब इसके ऊपर टार्क लगाओगे या इसके ऊपर हम टार्क अप्लाई करेंगे, तो इसके बाद इसमें क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन देखने को मिलेगी, और एट द एंड रोटेशन की वजह से इसमें एंगुलर मोमेंटम भी बनेगा। अगर मान लें इसकी रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ है, तो हम टार्क और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि फिक्स एक्सिस के अबाउट टार्क होगा। अगर मान लें इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो अगर इस तरह रोटेट कर रही है तो आउटवर्ड इसका टार्क रहेगा, तो आउटवर्ड को हम इस तरह करके डाट करके रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रोटेशन उस तरफ हो रहा हो, मान ले इस तरफ ना हो के कैसे हो रहा हो, रोटेशन ऐसे हो रहा है, तो उस वक्त उसके फिंगर्स को अपनी कल कर देनी है, तो इनवर्ड रहेगा। टार्क और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। अगर ये ऐसे प्लेन में रोटेशन करें तो इसका एंगुलर मोमेंटम फिर किधर होता है, मान ली ये प्लेन में है, तो अब मान ले ऐसे रोटेट करें, तो ऐसे हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऐसे, तो अपवर्ड रहेगा। अपवर्ड इसका क्या रहेगा, एल रहेगा, एल एंगुलर मोमेंटम होगा। जस्ट डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं एज वी अप्लाइड ए टार्क, ठीक है जी, टार्क हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसमें क्या चीज काज होती है, रोटेशन काज होती है। यानी कि रोटेशन काज हो गया, उसके साथ साथ उसमें एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। यही बात हमें समझ आ रही है। तो फोर्स लगेगा तो लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। ये चीज भी आप समझ चुके हो। कहां से फोर्स लगी तो क्या आया, ma, एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में। एक्सेलरेशन खुद किसके इक्वल है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है डेल वी बाई डेल टी के, यही चीज आप पढ़ चुके हो। तो F इक्वल होता है m, डेल वी को क्या लिख सकते हो, डेल वी को क्या लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। m को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम वी एफ माइनस एम वी आई रहता है, डिवाइड बाई डेल्टा टी होता है। एम वी एफ एम वी आई क्या चीज है बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई, तो फाइनल इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दो चीजों का डिफरेंस हो रहा है, तो मतलब चेंज ही कहेंगे। देखो वेलोसिटी वी एफ है, देखो अगर कोई बॉडी यहाँ पे थी, इसकी वेलोसिटी वी आई थी, तो उस वक्त इसका मेस एम था, एम तो चेंज थोड़ी ना होगा, तो इसका मोमेंटम पी आई होगा। अगर ये वेलोसिटी के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, तो लीनियर मोशन में चेंज आया, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आया, तो यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, और मेस तो एम ही है, तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, एम वी एफ हो जाएगा, जिसे हम पी एफ कह सकते हैं। यहाँ एम वी आई होगा, तो इस तरह इसका मोमेंटम में भी चेंज आया। इन दोनों को मिला के बोलो तो क्या होगा, डेल पी, तो नीचे हो गया डेल टी, ऊपर हो गया डेल पी। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो अप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज समझ आई थी। सेम यही चीज इसके ऊपर जब आपने रोटेशन दी, रोटेशन करवाया, इस बॉडी को रोटेट करवाया, तो शुरू में इसके अंदर क्या रहेगा, मतलब मोमेंटम तो होगा ही होगा, एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही होगा। तो अब इसी तरह का एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं कि अब यहां तो हमने बात की थी फोर्स, यानी कि फोर्स लगती थी, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आई और लीनियर मोमेंटम आ गया बॉडी के अंदर।
अब वो लीनियर मोमेंटम किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पे हम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाते मींस बॉडी कोई मूव ना करती, बॉडी आगे जाती ही ना, बॉडी आगे ना जाती, फोर्स ना लगती, वेलोसिटी में चेंज ना आता, वेलोसिटी में चेंज ना आता तो मोमेंटम में भी चेंज ना आता। क्योंकि देखो ना वेलोसिटी का ताल्लुक मोमेंटम के साथ है, मोमेंटम के फार्मूले में v है, इट्स मीन कि ताल्लुक है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज होने को हमने del p by del t कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या सिस्टम। तो इस सिस्टम के ऊपर या इस बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उसी से ही बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज आता है। अब इस फार्मूले को बुलाना नहीं, इसको जरा जहन में रखें। देखो हम रोटेशनल की जो चीजें हैं उसको लीनियर की चीजों के साथ हम जरा रिलेट करेंगे तो आसानी हो जाती। अब रोटेशनल में देख लें कि इसी तरह का आपका रिलेशन होगा किसके बीच में, टार्क और एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे फोर्स लगी तो लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा, इसी तरह टार्क लगेगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। ये बात समझ आई। फोर्स का वही काम है जो टार्क का काम होता है, या टार्क का वही काम है जो फोर्स का काम है। टार्क का काम रोटेशनल के अंदर होता है, फोर्स का काम लीनियर मोशन के अंदर होता है। लीनियर मोशन के अंदर फोर्स जो है वो क्या लेकर के आती है, लीनियर मोशन यानी कि वेलोसिटी में चेंज कहो तो तीन बातें हैं, स्टाइल है कहने का। फोर्स जो है बॉडी के अंदर लीनियर मोशन लेकर के आती तब भी बात ठीक है, फोर्स जो है बॉडी के अंदर वेलोसिटी में चेंज लेकर के आती तब भी बात ठीक है, फोर्स जो है बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज लेकर के आती है तब भी ठीक है, सब एक ही है। सही है जी, मोमेंटम में चेंज लेके आए, वेलोसिटी में चेंज लेके आए, लीनियर मोशन में चेंज लेके आए, सबका एक ही मतलब है कि लीनियर मोमेंटम में चेंज लाने को ही ये सब बातों इन सब तरह से कहा जा सकता है। ठीक है सर, समझ आ गई। इसी तरह अब टार्क का भी यही काम रहेगा, टार्क लगेगा बॉडी की लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, टार्क लगेगा बॉडी के यानी कि रोटेशनल मोशन में चेंज आएगा, टार्क लगेगा बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है सर, लेकिन ये लिख के बताएं, अभी आपने ये नहीं पढ़ाया। ठीक है जी, पढ़ा देते हैं हम पढ़ा देते हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो L था वो किसके इक्वल होता है, पीछे प्रीवियस यू नो प्रीवियसली आप जानते हैं इस चीज को, एंगुलर मोमेंटम अबाउट फिक्स एक्सिस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू r क्रॉस p। r क्रॉस p होता है ना फिक्स एक्सिस के अबाउट। कैसे, जरा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। डायग्रामेटिकली ये है कोई बॉडी रोटेट कर रही, ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, क्या करें, ठीक है। अब इस बॉडी का रोटेशन है तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी भी रहेगी, सही ना, लीनियर वेलोसिटी रहेगी। मान लीजिए इस तरफ घूम रही है तो इसका p इस तरफ है, मींस मोमेंटम इस तरफ है, और इसका टार्क भी होगा, r भी है। अब r है और साथ में p है, इनके बीच में आप देख सकते हो एंगल देखना चाहें तो ये आगे ले आए, ये एक का एंगल है, ये आप r को आगे पैरेलल शिफ्ट करके थोड़ा आगे लेके गए। अब r से p की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, r से p, ये ऐसे घूम रही, ये आप है ना, ये ऐसे प्लेन में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो r से p की तरफ कर्ल करें, r से p कर्ल कर लें, r से p कर्ल कर लेना है। तो यही आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी l के, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो यही मोमेंटम को मैंने कहा आर क्रॉस p, r और p का क्रॉस प्रोडक्ट, r और p का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आगे अब सिंपल समझो कि एंगुलर मोमेंटम किधर है, मैंने मतलब r और p के परपेंडिकुलर है। p ऐसा ना समझो ऊपर जा रहा है, p नहीं, p बल्कि ऐसे प्लेन में है, क्योंकि p ऐसे जा रहा है, r ऐसे है, एक ऐसा हो एक ऐसा है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो r उस ऊपर की तरफ है, l ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। तो मतलब एक इस तरफ और इस तरफ एक प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है और इसके परपेंडिकुलर l हो जाएगा, तो ये इस तरह है। तो l इक्वल हो रहा है किसके, r क्रॉस p के इक्वल हो रहा है, ठीक है सर। अब आप डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे किस चीज को, डेल्टा t को। वैसे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन हमारे बुक में इसको डेल एल से ही डिवाइड कर रखा है, यानी कि डेल बाय डेल एल से डिवाइड किया हुआ है, डेल बाय डेल टी से डिवाइड किया हुआ है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, डेल बाय डेल्टा टी। तो डेल बाय डेल्टा टी से दोनों तरफ क्या करना है, हमने डिवाइड कर देना है, या मल्टीप्लाई कहो, डिवाइड ना कहो बल्कि क्या कहें, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डेल बाय डेल्टा टी। तो यहां से क्या करेंगे जी, डेल बाय डेल्टा टी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में एल है, ठीक है सर,
इधर आ जाए, डेल बाई डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, साथ में आर क्रॉस पी है। ठीक है सर, सही समझ आ गई। अब डेल बाई डेल टी को आप एल के साथ लिखोगे तो कैसा दिखेगा, डेल एल बाई डेल्टा टी। ठीक है सर, यहां आर के साथ ना लिख के आप पी के साथ लिखते हो, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई ऐसा नहीं कि दोनों साथ, ये खुद में भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप किसी के साथ भी लिख सकते हो। कैसे, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 था, आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 आप पहले 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5 को 2 के साथ रख के मल्टीप्लाई करो, ऐसा रख के मल्टीप्लाई करो, या फिर 5 को 3 के साथ रख के मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम होगा आपका। कैसे, 5 2 10 10 3 30, 3 5 15 15 2 30। तो यहां पे भी कुछ मल्टीप्लाई है, कुछ जो हिसाब है, आपने फिर डेल पी के पास लेके जाना है, क्योंकि उससे हमें एक और चीज निकल करके आती है, यानी कि फोर्स, तो इसलिए हम उधर लेके जा रहे हैं। ठीक है सर, तो यहां लेके जाएं आर, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, डेल पी, ठीक है, डिवाइड बाई डेल टी, ये डेल इसके साथ जाके डेल पी हो गया, डेल टी उसी तरह नीचे आ गया, तो डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी किसके इक्वल होता है, यू नो एफ इक्वल टू, अभी भी मैंने कहा था इस रिजल्ट को मत बुलाना, ये कैसे आया, ये पीछे हमने शुरू में स्टार्टिंग में ये बातें कर रखी थी कि डेल पी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज पी, देखो जब ये बॉडी मूव करेगी इस पॉइंट से कहीं आगे तक, ऐसे रोटेट कर रही है ना, आगे तक जाए तो मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मान ले यहाँ पे वी आई है, तो यहीं इधर कहीं जाके मान ले इधर जा रही, तो इधर से इधर तक आपने नोट करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया, पॉइंट इधर से इधर आ रही, तो इसका मोमेंटम यहाँ पे मान ले एम वी एफ हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा मोमेंटम। तो इस तरह आपने ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, इट्स मीन कि यहाँ पे आके इसका फाइनल मोमेंटम होगी। देखो हमेशा जो फिजिक्स में होती है ना, ऑब्जर्वेशन किसी खास लिमिट तक ही करते हैं, उस तक हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आते वक्त इसके मोमेंटम में क्या चेंज आया, तो वही एक्चुअल में डेल पी है। और टाइम भी तो कुछ लिया होगा इसने, यहाँ से यहाँ आते वक्त ऐसा तो नहीं बिना टाइम लिए आ गया हो, तो ये डेल टी है, डेल टी टाइम लिया है, तो मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने यहाँ अप्लाई की थी, जिसकी वजह से ये रोटेट करने लग गया था। टार्क और एल ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप देखें इस चीज को एफ कह सकते हो, जी हाँ सर एफ कह सकते हैं, डेल एल बाई डेल्टा टी क्या होने वाला है, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। आर क्रॉस एफ क्या चीज है, मोमेंटम नहीं बल्कि मोमेंटम ऑफ फोर्स है, मोमेंटम ऑफ फोर्स है। इस मोमेंटम ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टार्क, यानी कि टार्क इक्वल होता है किसके, एक्सटर्नल टार्क होगा, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो मीन्स एक्सटर्नल टार्क मिल जाएगा इस बॉडी को, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। देखो मोमेंटम जो है, टार्क जो है फोर्स और आर के टर्म में मिलता है आपको, टार्क वाला वीडियो देख लो, आर्क और एफ यानी कि आपस में क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तभी आपको मोमेंटम टार्क मिलता है। तो यहाँ टार्क एक्सटर्नल लिखेंगे, वजह क्यों, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल मिल रही है, तो टार्क भी एक्सटर्नल ही होगा, ऐसा नहीं सिस्टम के अंदर ही टार्क बन रहा है और सिस्टम खुद ही घूम रहा है, या ये बॉडी के अंदर ही खुद ही टार्क पैदा हो गया और खुद ये घूमने लग गई, ऐसा हरगिज नहीं है। फोर्स हमने लगाई थी और आर और पी कहो या आर एफ कहो, एफ लगाई थी ना, आर और एफ की यानी कि इनके स्केलर रिएक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से क्या बनाया आपके पास, टार्क बन गया। ठीक है सर, समझ आएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको टार्क लिख सकते हैं कि डेल एल बाई व्हाट, डेल्टा टी इक्वल टू टार्क एक्सटर्नल, टार्क एक्सटर्नल कह सकते हैं। तो इस चीज को हम ऐसा बोलते हैं कि किसी भी रिजिड बॉडी का हो या किसी भी आपके पास बॉडी का जो टार्क है, एंगुलर मोमेंटम है, वो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रहेगा, इस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा ना। अब ये चीजें आगे आपको और अच्छे से क्लियर होने वाली इसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चन देख के, जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल टार्क अप्लाइड बाय अ यानी कि फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता था, आपने कहा था फोर्स का फार्मूला, ये आपने पढ़ा हुआ था, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है, ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है सिस्टम में तो उस वक्त मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दो, क्या करें जीरो, तो यहाँ जीरो इक्वल टू क्या होता था, डेल पी बाई डेल्टा टी रहता था। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें, जीरो मल्टीप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी,
तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 इक्वल टू डेल्टा पी रहता था, और डेल्टा पी को हम लिख सकते थे पी एफ माइनस पी आई, यानी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम चेंज कितने के इक्वल है, मतलब अगर मान ले जहां पे वी आई और वी एफ इधर आएगा, पी आई इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो पी आई इक्वल टू पी एफ। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो रहा है। इसका मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ आते वक्त इसकी लीनियर वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रही थी, यही मतलब होगा। जैसे पंखा किसी खास स्पीड के बाद फिक्स स्पीड से घूमता रहता है, उस वक्त उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी इस चीज को कैसे पढ़ सकते हैं, तो अब आगे जाके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में भी हम बात करेंगे। ये तो बात थी किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल टार्क लग रहा है रिजिड बॉडी के, वो इक्वल हो रहा है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी जो एक्सटर्नल एंगुलर मोमेंटम है, यानी एक्सटर्नल टार्क है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो हम लिख सकते हैं द टाइम रेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज, हमेशा इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल टू टार्क एक्टिंग ऑन इट, टार्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कि बॉडी के ऊपर जो टार्क लगेगा उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसी से रिलेटेड आगे आपके पास बात बनेगी किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो चलिए देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस चीज को समझते हैं। कि अब हमने बात पढ़ी थी कि किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल टार्क इक्वल होता है हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम या दैट बॉडी। उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आता है टाइम के लिहाज से, उसी के इक्वल होता है एक्सटर्नल टार्क। तो ये बात हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक्सटर्नल टार्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज है, ये एक्सटर्नल टार्क है। तो एक्सटर्नल टार्क हमेशा रिजिड बॉडी का या किसी भी बॉडी का इक्वल होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम उस रिजिड बॉडी का। यानी कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसी के इक्वल हो रहा है। जो टार्क एक्सटर्नल है वो इक्वल हो रहा है इस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या आ रहा है, एल आई, यानी कि एल एफ एल आई क्या हो रहा है, ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज बताएंगे, इसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज हमेशा सेम रहेगा इफ क्या है, एक्सटर्नल टार्क जीरो होता है। यानी कि सिस्टम के अंदर वैसे ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, अगर एक्सटर्नल टार्क जीरो हो जाए तो उस सिस्टम में, मतलब बाहर से कोई फोर्स कहें, टार्क कहें, टार्क जो है वो जीरो हो जाए, तो इट्स मीन कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कैसे, जैसे आप फोर्स में कह देते हो, फोर्स क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की इक्वल होती है। एफ को जीरो कर दो तो डेल्टा पी और डेल्टा टी, तो इसको जीरो करके ये चीज लिखते हो ना, यहाँ पे आके जीरो इक्वल टू डेल पी हो जाएगा। फिर आप कह देते थे पी एफ माइनस पी आई कह देते थे, सेम यही चीज यहाँ जीरो कर दिया, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा टी हो जाएगा। इसको जीरो इक्वल टू डेल्टा टी कर दे तो ये होगा डेल एल बाई कुछ भी, डेल एल ही रह चुका है, ये जीरो होगा, यहाँ पे डेल एल बचेगा। तो डेल एल किसके इक्वल है, एल एफ माइनस एल आई के। एल आई इनिशियल मोमेंटम, एल एफ फाइनल मोमेंटम। तो एल आई को इधर लाएं तो एल आई इक्वल टू एल एफ, लेकिन इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो रहा है फाइनल मोमेंटम के। अब यहीं से बात यहाँ तक नहीं रहती, बल्कि इसको थोड़ा आगे लेके और एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से। एक बात तो समझ आएगी, if the external torque acting on a rigid body is zero, then the initial angular momentum of system या body will equal to final angular momentum of body। तो हम लिख सकते हैं if there is no external torque acting, कोई बाहर से टार्क ना लगे, acting on सिस्टम या बॉडी, देन क्या होगा, देन इनिशियल, यानी कि हम लिख सकते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल
एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा किसके, विल बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किसके इक्वल होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। इनिशियल इक्वल होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम के। यहीं से बात समझ आ रही है आपको, आ रही है समझ। लेकिन इसको अच्छे से समझना है कि एल खुद किसके इक्वल था। यहीं से बात आप एक और भी कह सकते हो। आपने एंगुलर मोमेंटम को सिर्फ ये नहीं कहा था, क्या नहीं कहा था, एल इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी, यही नहीं कहा था। एक और भी था इसका फॉर्मूला, एक और क्या था, एल इक्वल टू आर, पी की जगह क्या लिखे थे, एम वी, और वी की जगह क्या लिखे थे, वी की जगह क्या लिखे थे, अगर ये मतलब सर्कल का केस आ जाता है तो आप लिखते थे एम आर ओमेगा, तो ये क्या हो जाता था, ये आर एम आर का स्क्वायर ओमेगा होता था। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो मैं इधर डायरेक्ट करता हूँ। एम आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई के, आई ओमेगा के। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला ये भी है, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। इन टर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है ये एंगुलर का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है ये। तो ये एंगुलर मोमेंटम का अगर फार्मूला है तो हम समझते जा रहे हैं क्या से क्या हो गया। अब यहां समझ जाइएगा, इस फार्मूले को आप ऐसा सिर्फ नहीं लिख सकते हो, एल आई इक्वल टू एल एफ तक नहीं रख सकते। इसको लिख सकते हो इसकी जगह एल आई होगा क्या, अगर एल आई की बात कर रहे हो तो एल आई किसकी इक्वल होगा, एल आई इक्वल होगा आई यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर। जब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा उस वक्त बॉडी का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और ये बहुत अहम बात है, इसको जरा एक्टिव होकर सुनना है आपने, देखना। इनिशियल एंगुलर क्या कह रहा हूं मैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से। सही है सर। इसी तरह ओमेगा नहीं, एल एफ को क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है ना, तो इसको फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये फार्मूला जो आप लिख रहे थे एल आई इक्वल टू एल एफ, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हो, आई आई ओमेगा आई, हाय हाय, आई ओमेगा आई पी टी आई, ये नहीं करना है, ठीक है ना। आई पी टी आई बोलते थे ना, इलेक्शन के टाइम चल रहा था, लेकिन आई ओमेगा आई, देखो ये खुद ही बन गया, हमने नहीं बनाया नारा, खुद ही बन गया। आई पी टी आई नहीं है, आई ओमेगा आई है। क्या है ये, आई ओमेगा आई मींस इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो आई ओमेगा आई इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ, सही है। आई ओमेगा आई इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक इस तरह फार्मूला बन सकता है। बात समझो कि नहीं समझो, देख लें। अब आई ओमेगा आई इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ हो रहा है। इस बात को और अच्छे से समझो, और अच्छे से, थोड़ा सा इसी से आपको ये चीज मिलेगी आपको, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी। इसी से आपके आगे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे, आपके आगे जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी डिपेंड करने जा रही है। तो आप सोच रहे होंगे आई किसकी इक्वल है, एम आर स्क्वायर की। सोचनी क्या, आपको पता है ये चीज, आई किसकी इक्वल है, एम आर स्क्वायर के इक्वल है। तो आई इसकी इक्वल है, तो अब सोचो ये दोनों, इन दोनों ने इक्वल होना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी होगा जब ये दोनों इक्वल आएंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज शुड बी इक्वल, हमेशा इक्वल होना चाहिए। यही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे तभी तो कंजर्व रहेंगे। मान ले अगर ये 2 है, ये 3 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है, ओमेगा 3 है, तो इनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो यहां इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इधर भी इनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, यानी कि आई ओमेगा आई और आई एफ ओमेगा एफ, यहाँ पे प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो इधर भी 6 ही आ जाना चाहिए, तभी दोनों साइडें इक्वल रहेंगे। तो अब हम कहेंगे कंजर्व है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब देख ले, अगर यहाँ पे ये 2 हुआ था, इस बात को मैं समझा रहा हूं, अगर यहाँ ओमेगा आई 2 हुआ है तो यहाँ ओमेगा आई ने 3 होना होगा, और ओमेगा आई यानी कि आई जो है ना 2 था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहां पे 2 था, ठीक है,
पीछे थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ओमेगा आई बोल दिया, ये आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे फाइनल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाना चाहिए, शुरू में कम था, शुरू में 2 था तो अब 3 हो जाना चाहिए, और यहाँ पे ओमेगा आई 3 था तो अब 2 हो जाना चाहिए। सर ये क्या बात कर रहे हैं, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। एंगुलर वेलोसिटी शुरू में ज्यादा थी, अब कम होनी होगी, इसको कहते हैं कंपनसेट, ये दोनों आपस में कंपनसेट करते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होने लगता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, तो बाद में क्या हुआ, फाइनल के केस में इक्वल रखने के लिए कंपनसेट करते हैं आपस में, ठीक है, यानी कि थोड़ा एक दूसरों का बर्दाश्त कर लेते हैं कि एक ज्यादा होगा तो दूसरा कहेगा बाद में कम हो जाएंगे। ऐसा 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 बहुत सारी एप्लीकेशंस में होता है, ठीक है, यानी कि ओवरऑल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब यहां पे देख लें आप, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो ऐसे, ये आपके उसमें भी है आई स्केटर में, ये आपकी एप्लीकेशन है, अब ऐसे में घूमता हूं तो मेरा आई ज्यादा है, आई मींस मेस, यानी कि मेस जो है वो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरा मेस दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड अभी क्या है, कम है क्योंकि मेरा आई ज्यादा है। देखो आई ज्यादा होगा तो आई कब ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उस वक्त आई ज्यादा होगा तो वी आई कम होगा। जैसे मैं यहां मेरा आई ज्यादा है, आर ज्यादा दूर तक है, आर दूर तक है मेरा, मतलब ये मेरा मैस डिस्ट्रीब्यूट है, ये दूर तक है, ठीक है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये मैस जो है या आर जो है ये कहां से होता है, हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखा जाता है, हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रही, तो एक पार्टिकल यहां पे हो, सबका आप देखते हो ना आर कितना है, इसी पे डिपेंड करता है, तो टोटल कर देते हो, मेरा मैस दूर तक है तो रेडियस ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया, तो मैं आहिस्ता घूम रहा हूं, क्या है, आहिस्ता घूम रहा हूं। जब मैं आहिस्ता 5-6 चक्कर ऐसे लगाऊंगा, 5-6 चक्कर ऐसे लगाऊंगा, 5-6 चक्कर ऐसे लगाऊंगा, एट द एंड 5-6 चक्कर ऐसे लगा के मैं ऐसा कर देता हूं ना, फिर मेरी स्पीड तेज हो जाएगी, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैंने बाद में हाथ ऐसे कर लिए, पास लेकर के आया, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त हुआ मेरा आई ओमेगा ज्यादा हुआ, क्योंकि शुरू में मोमेंटम को कंजर्व रखना था, ओमेगा ज्यादा हुआ, तो मतलब बाद में स्पीड ज्यादा होगी, और आई कम हुआ, उस वक्त आई कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो ऐसा करते हैं, ये एप्लीकेशन भी हम समझेंगे आगे जाके। तो इसीलिए ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आई इक्वल टू आई एफ इक्वल टू ओमेगा एफ, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम आर आई का स्क्वायर ओमेगा आई इक्वल टू एम, अगर मैस वही है तो आर चेंज हो रहा है, आर एफ का स्क्वायर ओमेगा एफ। दिस मीन्स हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो इस चीज को हम आगे अच्छे से करेंगे एप्लीकेशन में, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई, ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। तो अब जरा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखें जी, क्वेश्चन देख लें। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि ठीक है जी, पार्टिकल ये रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरफ कर रहा है। अब कह रहा है कि हैज एंगुलर मोमेंटम, उसका एंगुलर मोमेंटम एल था, शुरू में क्या था, यहाँ पे एल मोमेंटम था इसका। अगर हम इसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया जाए, अब देखो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से क्या होता है, आप ये जान ले, क्योंकि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हो, ये बात मानते हो कि नहीं, मतलब ज्यादा तेज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी डबल करने से एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये चीज देख लो। टाइम पीरियड इक्वल होती है या ओमेगा इक्वल होता है किसके, 2 पाई बाई टी के। एक पूरा सर्कल में यही रहता है, पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो थीटा कितना होता है, 2 पाई, तो यहाँ थीटा बाई टी होता है ना, वैसे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, तो थीटा कितना हो गया 2 पाई बराबर, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई क्या कर सकते हैं, टी कर सकते हैं।
अब टी को इधर ले आए, ओमेगा को नीचे ले जाए, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अगर ये इनवर्स रिलेशन है तो फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है? डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, क्योंकि 1/t लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह, क्या इसकी जगह क्या लिख सकते हो? क्योंकि टाइम पीरियड होता है 1/f, तो इस t की जगह आप 1/f लिख दे रहे हो, ठीक है। तो इससे इक्वल होगा, अगर उल्टाते हो, फ्रीक्वेंसी ऊपर लाना चाहते हो, यहाँ पर ये भी ऊपर लाना चाहते हो, तो लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इक्वल टू ओमेगा/2 होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो 2 को इधर भेज दें, तो ये क्या होगा? 2πf इक्वल टू ओमेगा। सही है सर। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हो, मीन्स f को कितना करें? 2f कर दें, तो ओमेगा की क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओमेगा भी डबल हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट है ना, ये डबल तो ये लेवल। तो आपको एक बात चली कि फ्रीक्वेंसी डबल होने से ओमेगा जो है वो न्यू जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा हो रहा है, पुराने से डबल हो रहा है। ये बात अपने पास नोट कर लें, ठीक है। ये वैसे भी एमसीक्यूज के लिए बन सकता है कि जब भी फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी डबल होगी। फ्रीक्वेंसी डबल एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो रही है। ये बात भी जान लीजिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो रही है? हाफ हो रही है पुराने काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम, मतलब कम हो रही है, 2 गुना। तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम? अब नया जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? L/4 2L 4L L/2 क्या होगा? ये आपने बताना है, आपने नहीं, फिलहाल मैं ही बताऊंगा। ठीक है सर, बताएं आप। देख लें, आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लीनियर यानी कि mv²। जहां पे इसके उलट चलते हैं, इसके उलट चलना होता है। यही बात है कि काइनेटिक एनर्जी, मैंने उस दिन भी कहा था, मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैस का जो काम है वही आई करता है, जो v का काम है वही r ओमेगा करता है। यही तो हम पढ़ चुके थे, मतलब पढ़ चुके थे। तो यहां लीनियर वेलोसिटी की जगह डायरेक्ट आप लिखो एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा वो ना करें, लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, r ओमेगा नहीं लिखना, वो तो रिलेशन है। v की जगह क्यों कौन आ जाता है? जब कोई चीज रोटेट करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो m की जगह i आ जाता है और v की जगह ओमेगा आ जाता है, ठीक है। तो m की जगह क्या लिख दोगे आप? i, v की जगह क्या लिखोगे? ओमेगा²। हाँ लिख सकते हैं, ओमेगा² लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की। अब इसमें उसने चेंजेस लेकर के आए, क्या लेकर के आए? चेंजेस लेके आए। तो काइनेटिक एनर्जी, ये तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी है उस तरह, तो अब इसमें चेंज लेकर के आया है। उसने कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो रही है। अब जहां पे एंगुलर मोमेंटम हमें लाना है, तो एंगुलर मोमेंटम भी हम ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम, कि इस चीज को यहां से एक आई और एक ओमेगा को मैं क्या बना सकता हूं? एल बना सकता हूं। देख लो जी, इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा² था, तो k इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा और एक ओमेगा। आई ओमेगा को एल लिख सकते हैं, पीछे पढ़ के आया अभी एल इक्वल था आई ओमेगा के, तो इसकी जगह एल लिख दो, एल लिख दो, एल ओमेगा। अब एल एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है, न्यू एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, तो एल को अलग करना होगा, 2 को इधर दे दे के साथ, तो यहाँ इक्वल आएगा, ये तो 1 है, तो एल ओमेगा 1 को हम कोई वो नहीं करते, इसको इधर भेज दीजिए। खैर यहीं पे लिख सकते हो आप, यहीं पे आप लिख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये लिखना है ना। 2k कितना हुआ है? जो काइनेटिक एनर्जी ये चेंज हुई वो वाली सिचुएशन लिख दे, चेंज वाली सिचुएशन। k कितना हुआ है? हाफ हुआ है, k/2 हुआ है, तो आप k/2 कर दें। हाँ, k कितना हुआ है? k/2 लिख सकते हैं ना। और वो कितना हुआ है यार? ये अपना क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ये थी, एंगुलर मोमेंटम अभी ये है, मतलब एंगुलर मोमेंटम पुराना वाला, पहले पुराना वाले को अलग करता हूं, फिर आपको समझ अच्छी आएगी, देखना, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। खाली एल किसके इक्वल होता है? 2k/ओमेगा के, खाली एल इसकी इक्वल है 2k/ओमेगा। अब जो नया एल है वो निकालना है। नए एल के लिए आपको ये जो चेंजेस उसने बताई है उसके मुताबिक करो, कि नए एल के मुताबिक फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है। जब नया एल कब आया है? जब फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, तो मतलब अब ओमेगा2v हो गया। फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब क्या है? ओमेगा2v हुआ है। फ्रीक्वेंसी डबल का मतलब क्या है? ओमेगा2v हुआ है, यही मतलब है। ओमेगा क्या हुआ है? 2v हुआ है।
और काइनेटिक एनर्जी हाफ का मतलब है काइनेटिक एनर्जी k/2 हुई है। तो जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ये तो पुराना है, ओल्ड है और मैं एल ओल्ड लिख सकते हो, एल ओल्ड। तो एल न्यू क्या होगा, एल न्यू होगा, उस एल न्यू में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है और ओमेगा भी चेंज हुआ है, इसलिए प्राइम प्राइम लिख रहा हूं, चेंज को प्राइम करके रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो मीन्स एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, और कितना चेंज हुई, डबल हुई है पुराने से। और काइनेटिक एनर्जी हाफ हुई है, तो आप लिख दो वही चीजें, नया एंगुलर मोमेंटम 2 के की जगह आप k/2 लिख सकते हो, और ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये k/2 नीचे आएगा, ओमेगा की जगह 2 ओमेगा लिख सकते हो। देखो ये डिवाइड में है तो डायरेक्ट नीचे ही आ जाएगा यार, ये 2 सही है। एल न्यू क्या आएगा, 2k 2 टू 4 ओमेगा। सोचो एल ओल्ड क्या था, ये 2k/ओमेगा है, तो यहां से मैं ये 2k/ओमेगा को एल ओल्ड लिख सकता हूं, यस लिख सकते हैं सर। ये हो जाएगा एल, और खाली एल भी लिख सकते हो, l/4 या एल ओल्ड बाई 4 लिख सकते हो। तो जो न्यू होगा वो l/4 होगा या एल ओल्ड बाई 4 होगा, पुराने से 4 गुना कम हो जाएगा इस वजह से। तो l/4 टाइम मतलब ये चीज कम आ जाएगी आपके पास, एंगुलर मोमेंटम उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, चेंज हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या हो गई है, डबल हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी हाफ हो गई है। तो उम्मीद करता हूं क्योंकि मैस में चेंज, मैस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है जी, मैस में चेंज आने से भी एंगुलर मोमेंटम यानी कि आर एम कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, तो L = mr², क्या लिखते हो, mr² आई ओमेगा होता है, mr² ओमेगा भी लिख सकते हो, ओमेगा पे डिपेंड, आर पे डिपेंड, मैस पे। तो उम्मीद करते हैं समझ आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।